हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा सेशन लेकर आप सभी के बीच में आए हैं जो पूरा पॉलिटी का एक मैराथन क्लास है। हम लोग आज के इस सेशन में पॉलिटी का लगभग एक तिहाई हिस्से को कवर करने का प्रयास करते हैं। ये पॉलिटी की जो क्लास आज होने जा रही है भारतीय संविधान की, इस भारतीय संविधान की क्लास 1 से लेकर के लगभग आज हम 35 तक अर्थात भाग 4 तक, भाग 3, 4 तक कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के उस सेशन से जहां से एग्जामों में क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे भाग हैं जहां से लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आइए हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे 22 भाग को, 395 अनुच्छेद को और 12 अनुसूचियों को। 12 अनुसूचियों को एक एक करके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल के बारे में। 395 अनुच्छेदों में से हम लोग आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। इसी सीक्वेंस से धीरे धीरे हम लोग एक एक करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए तो आज का इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक किस किस का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब यह है कि जो भारत में राज्यों का निर्माण हुआ है वो संघ से हुआ है, ना कि अमेरिका के तर्ज पर। वहां पर अमेरिका में एक ऐसी प्रणाली है, अमेरिका में एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर राज्यों ने ही संघ का जन्म दिया है, जबकि भारत में ऐसी प्रणाली विद्यमान नहीं है। भारत में एक ऐसी प्रणाली विद्यमान है जिसमें बताया गया है कि आर्टिकल 1 के अंतर्गत कि भारत क्या होगा, क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का तात्पर्य यह है कि भारत में जो राज्य का निर्माण हुआ है वह राज्य से नहीं बल्कि किससे हुआ है, संघ से हुआ है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में जो ये राज्यों का जन्म हुआ है वह राज्यों का जन्म संघ ने ही दिया है। अर्थात संघ के अकॉर्डिंग राज्य भारत में काम करेंगे। अर्थात संघ और भारत के बीच में एक ऐसा समन्वय स्थापित होगा जिसमें राज्य और संघ मिलकर के दोनों आपस में काम करेंगे। भारतीय संविधान में बताया गया कि आर्टिकल 1 के अंतर्गत ये दोनों आपस में एक ही है। इसका मतलब यह है कि इनके पास जो पावर होगी वह संघ के अकॉर्डिंग राज्य की होगी। अर्थात सर्वोपरि जो शक्ति दी जाएगी वह संघ को दी जाएगी, उसके बाद राज्य को दी जाएगी। एक एक प्रोसेस करके इस प्रकार से प्रावधान किया गया, चाहे वह निर्वाचन प्रणाली का हो, चाहे चुनावी मशीनरियों का हो, वो सब सबसे पहले संघ और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए हमने कहा कि भारत एक राज्यों का संघ है। यहां पर कभी भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यहां पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया भारत में। अर्थात कहा जाता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। दूसरा है आर्टिकल 2 के अंतर्गत
नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश का प्रावधान किया गया है। नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश की प्रावधान किया। इसमें बताया गया है कि भारतीय संसद के पास आर्टिकल 2 के अंतर्गत एक ऐसी शक्ति प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार है तथा किसी अदर क्षेत्र से भारत में एक नए क्षेत्र की प्रवेश करने की शक्ति प्रदान की गई है। संसद चाहे किसी नए राज्य का सृजन कर सकती है और किसी नए राज्य को क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। संसद के अंतर्गत जब किसी भी राज्य को दूसरे देश या अपने देश में शामिल करना पड़ता है तो राष्ट्रपति के अनुमति से, पूर्व अनुमति से सदन में पहला सदन और दूसरा सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर उस पर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद जो प्रस्ताव पारित होता है उस प्रस्ताव के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वही कानून भी बन जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत भी नए राज्यों की स्थापना भी होती है। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं का नामांकन करना। इसमें किसी राज्य के निर्माण से संबंधित और वर्तमान में जितने भी राज्य हैं उनके क्षेत्रों से संबंधित, उनके सीमाओं से संबंधित और उनके नामकरण से संबंधित आर्टिकल 3 में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी राज्य की सीमा को तय करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। उसके क्षेत्रों का विस्तार करना, कम करना वो संसद को प्रस्ताव है और उसके नामों में परिवर्तन करना या नए नामकरण करना भी अधिकार किसको है, संसद को है। इसमें बताया गया कि 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर एक नए राज्य का सृजन किया गया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अर्थात जो ये नए राज्य का सृजन किया गया, राज्य पुनर्गठन का जो सृजन किया गया है वो आर्टिकल 3 के तहत किया गया है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किसने किया, तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है वो, आंध्र प्रदेश है। तो कहने का मतलब है आर्टिकल 3 के अंतर्गत ऐसे बातों का प्रावधान किया गया है जिसमें बताया गया कि किसी भी राज्य का निर्माण करना हो या वर्तमान राज्य के क्षेत्रों का विस्तार करना हो या उसके सीमाओं की पूरी सीमा तय करना है, कहां से कहां तक इसकी सीमा है, तथा किसी भी राज्य का नामकरण करना है, वह आर्टिकल 3 से संबंधित है। आर्टिकल 4 में बताया गया कि आर्टिकल 2 और 3 में लिखी गई समस्त बातें अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के अंतर्गत प्रविष्ट सभी संविधानों के अंतर्गत जितने भी बातें लिखी गई सब लागू नहीं होंगी। कहने का मतलब यह है, एक्सेप्शन स्वरूप कुछ दिन पहले ये जम्मू कश्मीर हमारा भारत का एक अभिन्न अंग था। जैसे कहा गया आर्टिकल 2 में नए राज्यों की स्थापना करना या प्रवेश करना, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं उनका नामकरण करना, ये सब जो बातें लिखी गई हैं वो कुछ विशेष राज्य के ऊपर लागू नहीं होती है। जैसे अनुच्छेद 352 और 360 जम्मू कश्मीर राज्य के पहले, मान लीजिए 31 अक्टूबर 2019 के पहले भारत का राज्य नहीं बना था, उसके पहले की हम बात करें कि आर्टिकल 352 और 360 जो हैं उस राज्य की सहमति के बिना उस राज्य पर लागू नहीं हो सकती थी। और भाग 4 में वर्णित जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51, वह भी बिना उसके अनुमति से उस पर लागू नहीं हो सकता था।
संघ सरकार या राज्य सरकार जो है इसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं कर सकती जब तक उसकी इच्छा ना हो तब तक। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया था और इसमें बताया गया है आर्टिकल 4 में कि जो नए राज्य की स्थापना करना है या नए राज्यों का निर्माण करता है वह अनुसूची प्रथम और 4 में जो लिखी गई बातों है उसी का पूरा व्याख्या है आर्टिकल 4। इसके द्वारा बताया गया कि जो नए राज्य की स्थापना करना है यह बिना संसद की अनुमति से नहीं हो सकती है, अर्थात उसके नए सीमाओं में क्षेत्रों का विस्तार, नामकरण भी बिना उसके अनुमति से नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 4 भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 तक पहला है भारत एक राज्यों का संघ है, दूसरा है नए राज्य की स्थापना एवं प्रवेश, तीसरा है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना, ये टोटल प्राप्त संसद को प्राप्त अधिकार है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना, तो आप बताइएगा आंध्र प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य या नामकरण होने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। तो राज्यों का संघ फर्स्ट, सेकंड नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश, थर्ड नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन, फोर्थ है इसके अंतर्गत बताया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में लिखी गई बातें कुछ विशेष राज्यों पर लागू नहीं होती हैं, अर्थात ये स्वतः से अपना कोई काम नहीं कर सकते हैं। इनको ये छूट तो मिली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो बिना पार्लियामेंट के सहमति से, बिना संसद के सहमति से किसी भी नए राज्यों का निर्माण या नए राज्यों के सीमाओं का निर्माण, क्षेत्रों का विस्तार करना या उसका नामांकन करना बिना संसद के सहमत नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे आज भाग 2 के बारे में, नागरिकता से संबंधित। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। 5 के अंतर्गत क्या है, 6 के अंतर्गत क्या है, 7 के अंतर्गत क्या है, 8 क्या है, 9, 10 और 11, इन सब के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। हम लोग डिस्कशन करेंगे भाग 2 नागरिकता के बारे में। नागरिकता किसी राज्य का वह गुण है, किसी संगठन संस्था का नहीं। नागरिकता के लिए हम बात करें, नागरिकता वह गुण है एक राज्य का जिससे अंतर्गत यह प्रतीत होता है कि वहां पर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वह स्वतंत्र हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, नागरिकता किसी भी राज्य के स्वतंत्रता का भी प्रतीक है और नागरिकता सिर्फ लोकतंत्र में ही संभव है। तो अमेरिका विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक देश है और उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह विश्व का प्रथम नागरिक माना जाएगा। उसी प्रकार से भारत भी का यदि प्रथम नागरिक पूछा जाए तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति। भारत देश पहले हमारा आजाद नहीं था। जब 26 जनवरी 1950 को यह भारत देश आजाद हुआ, आजादी के कुछ ही दिन बाद लोगों के मन में यह विचार आया, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयां लड़ी गई, लड़ाइयों के तत्पश्चात जब भारत हमारा 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से आजाद हुआ, उसके बाद से ही भारत में
नागरिकता के विषय में कानून बनाने के लिए या नागरिकता का प्रचलन आया। कहने का मतलब यह है, नागरिकता का विचार आया आजादी के जब बाद। अगर संक्षेप में हम समझना चाहें कि नागरिक वह होता है जो राज्य में अधिकार रखता है। नागरिक वह होता है जो राज्य में अधिकार रखता है। भारत में दो प्रकार की नागरिकता का जिक्र किया गया है। पहला तो है औपचारिक नागरिकता। क्या है? औपचारिक नागरिकता। इस औपचारिक नागरिकता के अंतर्गत आपकी इस औपचारिकता को, इसमें जो व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं उसकी रक्षा न्यायालय तो करता है, लेकिन साथ ही साथ भारत में विभिन्न विश्व के देशों से तमाम प्रकार के पर्यटक भारत में आते हैं और यहां पर जब वो रहने लगते हैं 10 साल तक, तो उनको भी नागरिकता की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं ऐसा भी प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है वहां पर आने जाने के लिए कुछ देशों में छूट दी है, वहां पर वीजा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसमें बताया गया कि आपको नागरिकता, तो आप नागरिक तो माने जाएंगे, लेकिन आप कुछ अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। औपचारिक नागरिकता के अंतर्गत नागरिक तो हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से आप जो है औपचारिक नागरिकता से रूप से वंचित रह जाएंगे। दूसरी जो बात की जा रही है तात्विक नागरिकता की, यह रियल सिटीजनशिप जो है, इस प्रकार की नागरिकता के अंतर्गत भारत में रहने वाले समस्त नागरिकों को, जहां नागरिक अधिकार की रक्षा न्यायालय तो करती है तथा सामाजिक अधिकार की रक्षा सामाजिक संस्थाएं करती हैं, राजनीतिक अधिकार की सुरक्षा राजनीतिक संस्थाएं करती हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जिस नागरिकता की बात की गई है वो नागरिकता है तात्विक नागरिकता और औपचारिक नागरिकता। तात्विक नागरिकता सिर्फ भारतीयों को मिलती है और औपचारिक नागरिकता जो होती है वो भारतीय और विदेशी दोनों को मिलती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत बताया गया है, जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, 86 और 52 में इंक्लूड है, समाहित है, उसी के अंतर्गत वह भारत का नागरिक माना जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं, आइए हम उन सबके बारे में पहले जानते हैं। किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और कैसे नागरिकता समाप्त होती है, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया। नागरिकता किस देश से लिया गया है आप जान लीजिए, जापान से। कहां से? जापान से। कहीं कहीं पर दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है, दोहरी नागरिकता वाला देश है इटली, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत बताया गया कि किस प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है, कौन भारत के नागरिक माने जाएंगे, भारत से आने वाले व्यक्ति, भारत से जाने वाले व्यक्ति, विदेश में रहने वाले व्यक्ति। किस प्रकार से सरकार भारतीय नागरिक अधिनियम 1955, 86 और 92 में ऐसी बातों को समाहित किया है। तो अनुच्छेद में बताया गया कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। पहला है एक वंश के आधार पर। पहला क्या है? वंश के आधार पर। दूसरा है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप नागरिकता ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के आधार पर,
और किसी विदेशी भू क्षेत्र को यदि भारत में मिला लिया जाएगा, किसी विदेशी भू क्षेत्र को भारत में विलय कर लेने से, अर्थात पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है देशीकरण के आधार पर, चौथा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पांचवा है किसी विदेशी भू क्षेत्र को जब भारत के क्षेत्र में मिला लिया जाएगा तो इस प्रकार से भारत की आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। और बताया गया इसके अंतर्गत वंश, जन्म, देशी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये जो वंश के आधार पर है, इसमें बताया गया कि यदि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना पितामह से कोई भी भारत का नागरिक है तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। जन्म के आधार पर यदि आप भारत में जन्म लेते हैं उसके आधार पर आपको, देशीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन आप 10 वर्ष रहिए भारत में तो आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। पहले 6 माह था लेकिन अब इसे जो बढ़ाकर 10 माह कर दिया गया। किसी भी विदेशी भू क्षेत्र को जब भारत में विलय किया जाएगा उसके आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ये भारत की नागरिकता को ग्रहण करने की आपके अंदर ये सब बातें होनी चाहिए, तभी आप भारत की नागरिकता या भारत के नागरिक माने जाएंगे, भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। भारत की नागरिकता समाप्त कैसे होती है? समाप्त कैसे होती है? किसी भी दूसरे देश की स्वेच्छा से जो है नागरिकता ग्रहण कर लेने से भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पहला है स्वेच्छा से दूसरे विदेश की नागरिकता ग्रहण कर देने से, पहला माने स्वेच्छा से परित्याग करने पर, स्वेच्छा से परित्याग करने पर, परित्याग करने पर। दूसरा क्या है? दूसरा दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने से, दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेने से। तीसरा है भ्रष्टाचार के आधार पर आपके नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। इस पे करप्शन के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर आपके नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। चौथा है देशद्रोह के आधार पर। किस कैसे? देशद्रोह के आधार पर आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जा सकता है। तो नागरिकता की समाप्ति के लिए हम बात करें कितने प्रकार से नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। पहला है यदि आप स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता को छोड़ना चाहते हैं। दूसरा है आप दूसरे देश की नागरिकता को जब ग्रहण कर लेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा, आप किसी भी स्कैम में आप पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, तो सरकार चाहती है भ्रष्टाचार के आधार पर आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। देशद्रोह के आधार पर भारत के खिलाफ यदि कोई भी काम करते हैं तो सरकार चाहेगी भारतीय संविधान के जो बनाए गए नियम कानून है उसके तहत आपकी नागरिकता को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। तो हमने पढ़ा कि नागरिकता ग्रहण कैसे की जाती है और नागरिकता समाप्त कैसे होती है। तो समाप्त पहला है स्वेच्छा से परित्याग हो जाती है, दूसरा है दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करने से, तीसरा है भ्रष्टाचार के आधार पर, चौथा है देशद्रोह के आधार पर आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे एक एक करके 5 से लेकर के 11 तक क्या क्या बताया गया है, क्या परिमाण बताया गया है कि कौन भारत के नागरिक माना जाएंगे। पहला है आर्टिकल 5 या अनुच्छेद 5, जिसमें बताया गया जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे होंगे वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। यदि उसके किसी माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। जो संविधान के प्रारंभ से ठीक वर्ष पहले 5 वर्ष तक भारत में रहा हो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। हम लोग डिस्कशन करेंगे 5 के बारे में। तो 5 कहता है कि संविधान लागू होने की स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके माता पिता में से या पिता पितामह में से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके माता पिता से कोई भी भारत के किसी भी राज्य में जन्मा हो उसको भी नागरिकता मिलेगी। लेकिन एक टाइम फिक्स किया गया, कितना? 5 वर्ष तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 कहता है भारतीय संविधान लागू होने की तिथि से जो भी व्यक्ति भारत में जन्म है
ऐसे व्यक्तियों को स्वतः भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता में से कोई भी भारत के किसी भी राज्य में रहता हो तो ऐसे व्यक्ति को हम भारत के नागरिक के रूप में मानेंगे। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा जो 1935 के अधिनियम से संबंधित होंगे। अर्थात जो भारतीय संविधान का 1935 का ये एक्ट है, इस एक्ट में जो बातें परिभाषित की गई हैं यदि उस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता में से भी कोई भारत का नागरिक होगा तब भी उसे क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। 19 जुलाई 1948 को 19 जुलाई 1948 के पहले वह पाकिस्तान छोड़कर यदि भारत आ गया हो, पाकिस्तान छोड़कर के यदि भारत आ गया हो तब भी ऐसे व्यक्ति को हम भारत का नागरिक मानेंगे। ये पहले जो सीमा था, पहले 6 माह था, हमने बताया इस सीमा को बढ़ा करके 10 वर्ष कर। अगर आप आवेदन करते हैं, आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इतने वर्ष तक यहाँ पर रहना पड़ेगा, तभी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो हमने बताया कि भारत पाकिस्तान से भारत आने वाले ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जो निम्नलिखित 2 शर्त पूरा करते हैं। पहला शर्त है 1935 के एक्ट में जो परिभाषित नागरिक संशोधन अधिनियम बनाया गया उसके तहत। दूसरा है 19 जुलाई 1948 के पहले जो व्यक्ति भारत में आ गए हों ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके माता पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहे हों या आवेदन के माध्यम से फिर भी 10 वर्ष तक रहे। पहले यह उम्र कितनी थी, अवधि कितनी थी? 6 माह, लेकिन वर्तमान में ये कितनी है? 10 वर्ष। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत पाकिस्तान से भारत को जाने वाले ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 7 के बारे में बताया गया है पाकिस्तान को प्रजन करने वाले लोग, पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। इसके द्वारा बताया गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद, क्या 1 मार्च 1947 के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो भारत को छोड़ करके कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन कानूनी तौर पर उसे पुनः यदि भारत लाया जाएगा तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अर्थात हमने बताया था अभी कि यदि किसी भी विदेशी क्षेत्र को जब भारत में विलय कर लिया जाएगा तब भी वह क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। उसी प्रकार से बताया गया आर्टिकल 7 में कि पाकिस्तान से भारत को जाने वाले व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत को छोड़ करके कहां चला गया था? पाकिस्तान चला गया था। ऐसे व्यक्ति को जब कानूनी तौर पर पुनः वापस लाया जाएगा तो ऐसे व्यक्तियों के भी भारत का नागरिक माना जाएगा। उनको नागरिकता खुद भारत सरकार के द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में क्या बातें बताई गई हैं। कहा जाता है यदि भारत के बाहर रहने वाले किसी भी महिला या पुरुष के जो संतान उत्पन्न होगी उस व्यक्ति को नागरिक, उस लड़के को, उस बच्चे को नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, इस सब के बारे में यहाँ पर वर्णन विस्तृत किया गया है। बताया गया यदि किसी भी बच्चे का जन्म भारत के बाहर विदेश में वह जन्म लेता है तो उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है तो ऐसे व्यक्ति को उस देश में स्थित दूतावास के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर उस व्यक्ति को स्वतः ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अर्थात यदि किसी भी बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता है तो यदि उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है
तो विदेश में स्थित दूतावास को प्रमाण प्रस्तुत करने पर उसे स्वतः जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति बाहर रहता हो, उससे जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता लेनी है, तो वहां पर स्थित भारत के जो दूतावास हो वहां पर आप जाकर के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करिए, आपको स्वतः ही भारत को क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत बताया गया है कि विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अभी हमने पढ़ा, आप बताया कि नागरिकता किस प्रकार से समाप्त होती है। यदि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की जब नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिक नहीं रह जाता, वह दूसरे देश का नागरिक रह जाता है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। जहां पर दोहरी नागरिकता है वहां पर कहने का मतलब दोहरी नागरिकता अपने भी देश की नागरिकता और दूसरी भी देश की नागरिकता, ऐसा प्रावधान सिर्फ इटली में है, भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। यदि आप किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जबकि इटली जैसे देशों में ऐसा नहीं, वहां पर उस देश की भी नागरिकता रहेगी और अपने देश की भी नागरिकता रहेगी। आर्टिकल 10 के अंतर्गत बताया गया है कि नागरिकता के अधिकारों के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, 82 और 92 बताए गए हैं, उनके अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकों के अधिकार विधि द्वारा बनाए गए अधिनियम के अंतर्गत ही भारत का उसे नागरिक माना जाए। उसके अंतर्गत बताया गया कि ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे जो निम्न शर्तों को पूरा करते हों, अर्थात जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या किसी विशेष क्षेत्र को विलय के माध्यम से वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे माता पिता में से कोई भारत का नागरिक माना जाएगा। पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले व्यक्तियों को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। 2 शर्तें पूरा करते हों, पहला है 1935 के एक्ट से संबंधित हों, दूसरा उसमें बताया गया कि 19 जुलाई से पहले तो भारत में आ चुके हों, 1 मार्च 1947 के बाद बताया गया है जो भारत छोड़कर चले गए हों। ऐसे व्यक्तियों को यदि कानूनी तौर पर उन्हें पुनः लाया जाता है तो स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। 7 पाकिस्तान हो गया। 8 है भारत के बाहर रहने वाले बच्चों को नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी। 9 में विदेश में नागरिकता ग्रहण कर लेने से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 के अंतर्गत नागरिकता के अधिकारों को किस प्रकार से संरक्षित किया गया है। 11 में संसद के द्वारा प्रदत्त बनाए गए नियम कानून या अधिकार विधि द्वारा बनाए अधिनियम के अंतर्गत आप आते हैं तो भारत के आप नागरिक माने जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। अधिकार जीवन का वह मूलभूत तत्व, अधिकार जीवन का वह मूलभूत तत्व है। अधिकार जीवन का वह मूलभूत तत्व है, वह मूलभूत तत्व है जिसके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, अधिकार कहलाता है। यह भाग 3 से संबंधित अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इसका व्यापक प्रावधान किया गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा नागरिकता किस भाग से संबंधित है, भाग 3 से संबंधित, किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया। किस अनुच्छेद से बीच लेकर के किस अनुच्छेद के बीच में नागरिकता का डिस्कशन किया गया, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका डिस्कशन किया गया। इसको हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।